नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई है। सीपी राधाकृष्णन एक बार फिर प्रधानमंत्री का धन्यवाद देते हुए इस वक्त एनडीए यानी कि बीजेपी और उसके घटक दलों का एक प्रतिनिधित्व आप देख रहे हैं। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नेतृत्व कर रहे हैं, वो प्रथम प्रस्तावक बने, लेकिन उसी के साथ साथ चिराग पासवान, ललन सिंह, आप घटक दलों का भी एक प्रतिनिधित्व वहां पर देख रहे हैं। और हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि 20 प्रस्तावक हैं, 20 प्रस्तावक हैं, लेकिन वो नहीं 20 प्रस्तावक हैं और उसमें घटक दल भी शामिल है। इसीलिए आप घटक दल के सांसदों को भी देख रहे हैं। एनडीए के ये उम्मीदवार हैं, तो संदेश देने की पूरी कोशिश की, एनडीए के उम्मीदवार हैं। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आप ये बात बता रहे थे चंद्र प्रकाश जी, शायद सुदर्शन के नाम पर क्या जल्दबाजी में एक फैसला लिया गया। मनोहर लाल जी वहां पर बात कर रहे हैं नामांकन के बाद। ये इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि जब सीपी राधाकृष्णन का नाम आया सामने तो एक समस्या ये कहा जा रहा था कि जो दक्षिण के दल हैं उनके लिए असमंजस खड़ा हो गया कि वो विपक्ष में तो हैं, लेकिन क्या वो दक्षिण के उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेंगे, क्या वो सीपी राधाकृष्णन के साथ नहीं खड़े होंगे। तमिलनाडु में चुनाव भी होने हैं, ऐसे में एक दक्षिण का ही नाम आगे रखा गया जिससे उस असमंजस को थोड़ा कम किया जा सके। गठबंधन, विपक्ष के गठबंधन में कहीं कोई फूट नजर ना आए, क्योंकि ऐसा ना हो कि वहां पर डीएमके इनको सपोर्ट करती हुई नजर आए, क्योंकि अगर नहीं करेगी तो आप दक्षिण के उम्मीदवार का नाम आगे नहीं कर रहे हैं, यह भी उनके खिलाफ जाएगा। इसीलिए क्या विपक्ष भी इस बात के लिए मजबूर हुआ कि वो एक दक्षिण का उम्मीदवार निकालें, और शायद आज जैसा आपने कहा जल्दबाजी में क्या ये नाम सामने रखा गया। अवधेश जी, देखिए, इसका दक्षिण में तो वेंकैया नायडू को भी बीजेपी पहले से बना चुकी है। हाँ। इनका तमिलियन होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ। क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी जो संघर्ष कर रही है कि तमिल, एक सनातन तमिल में सनातन का कितना बड़ा एक केंद्र बिंदु रहा है, हमारे शैव और वैष्णव के सारे पुराने संत वहां के रहे हैं, और प्रधानमंत्री स्वयं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय उन मंदिरों स्थानों पर गए जो प्रभु राम से जुड़े हुए थे, और लगातार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह वहां की यात्रा कर रहे हैं, बीजेपी वहां यात्रा कर रही है, और नए सिरे से वहां एक जो द्रविड़ बनाम आर्य बनाम द्रविड़ की लड़ाई करने की कोशिश हुई थी, तमिल बनाम अन्य की लड़ाई की करने की कोशिश हुई थी, उसको रोक करके एक राष्ट्रीय धारा का तमिलवाद हो, वो कोशिश चल रही है। तो ये उस कोशिश के दृष्टि से, भारत की एकता अखंडता की दृष्टि से, और भारत के हिंदुत्व और सनातन की दृष्टि से कि उसमें सब समाहित है, उसके नाते इसका बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि जो सीपी राधाकृष्णन है, मैं आपको बताऊं, इधर मेरी बात नहीं हो रही थी, लेकिन पहले मेरा तो इनके साथ भोजन भी हुआ है। जब ये दिल्ली में थे और जब एमएस फ्लैट में रहते थे तो मैं इनके पास जाता था। इधर हमारी बातचीत लंबे समय से नहीं है। तो ये अंदर से इतने मजबूत और अपने आइडियोलॉजी के लेकर स्ट्रांग रहे। जब इन्होंने यात्रा निकाली थी तो उस समय उन्होंने एक डिमांड रखा था, भारत में कॉमन सिविल कोड लागू हो, और उस रूप में रहे। जब 1998 में जब वहां कोयम्बटूर के ये उम्मीदवार थे, वहां जो विस्फोट हुआ था जिसमें आडवाणी जी बाल बच गए थे 18 फरवरी 1998 को, हम लोगों को अच्छी तरह याद है कि देश हिल गया था, 58 लोग मारे गए थे। उसमें जो इनकी भूमिका रही, लगातार लोगों को बचाने से लेकर के, जो कट्टरपंथी मुस्लिम बाद एक खड़ा हो गया था पूरे तमिलनाडु में, दंगे हो गए थे, तो वो सब इनकी जबरदस्त भूमिका रही है, और सनातन को लेकर लगातार प्रखर रहे हैं, और इस समय भी बीजेपी प्रखर है। तो वो जो राजनीति थी, और पिछड़े हैं सबसे बड़ी बात, तो ये जो द्रमुक की राजनीति है कि ये सवर्णों का है, उसके साथ साथ एक तमिल काट की दृष्टि से आया है। तो जो तमिल राष्ट्रवाद का भाव रहा है, आंध्रा में उस प्रकार का क्षेत्रीय राष्ट्रवाद का कोई भाव बहुत ज्यादा नहीं रहा है। तो आंध्र के उम्मीदवार में, आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु की तरह कोई भाव पैदा हो, इसकी संभावना कम रहती है। तमिलनाडु में जरूर समस्या होगी। तो नहीं, मैंने इसीलिए इस बात का जिक्र किया कि ये इंडी गठबंधन को ऐसा लग रहा था कि इनके नाम से कहीं स्टालिन और डीएमके मजबूर ना हो इन्हें समर्थन देने के लिए, क्योंकि एक तमिल व्यक्ति को उतारा है, तमिलनाडु में चुनाव भी है, शायद यही वजह है। अब राज्य भले ही अलग हैं, लेकिन कम से कम सुदर्शन को दक्षिण का उम्मीदवार तो कहा जा सकता है। तो क्या वो एक तरह से एक फेस सेविंग करने की कोशिश की गई है लास्ट मिनट पे? वरना ऐसा लगता है कि इंडिया जो गठबंधन है विपक्ष का, वो भी एकजुट नहीं है उपराष्ट्रपति के नाम पर। वो संदेश नहीं चाह रहा था कि विपक्ष जाए कि वो एकजुट नहीं है इस नाम पर। ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, उनका नामांकन सीपी राधाकृष्णन का वहां संपन्न हुआ है, और अब 21 तारीख है, तो आप मान लीजिए कि कल बी सुदर्शन रेड्डी का नामांकन होगा। और जो संख्या बल है चंद्र प्रकाश जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है एनडीए के उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति पद सौंपने में। लेकिन जैसा कहा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि
जब एनडीए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी जब चर्चाएं चलती हैं तो ये कहा जा रहा था कि इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या दक्षिण से हो सकता है। तो ये एक तरह से सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनाकर अब ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि अब दक्षिण से नहीं होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष। अवधेश जी देखिए अभी इस पर, क्योंकि ये पैरामीटर्स हैं, इनको भी एक तरह से टिक मार्क करना। अब आप उड़ीसा को कहां मानते हैं इस पर निर्भर करेगा, क्योंकि उड़ीसा का भी उनका अध्यक्ष पर नाम है कि उड़ीसा को हम उत्तर मानते हैं दक्षिण मानते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को जितना मैंने समझा इस प्रकार से उत्तर दक्षिण मान के तो व्यवहार करते हमने नहीं देखा है। ठीक है, और व्यवहार में ये राजनीति में मैसेज अलग होता है, लेकिन ये बात सही है कि इसके आधार पर यह कहा जा रहा है। लेकिन ये इसका अध्यक्ष से कोई लेना देना होगा ऐसा मैं नहीं मानता हूं। हो सकता है इसका असर अध्यक्ष पर पड़े। इसकी जो मेन बात है कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को भारत की मुख्य धारा में लाना है, तो वहां के एक मुख्य धारा के पॉलिटिशियन का जो पिछड़ी जाति का भी है, जो प्रखर रूप में हिंदुत्व पर है, जिसका परीक्षण हुआ है, जिसके जीवन में कोई दाग नहीं है, और उस व्यक्ति को सामने लाना तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। इसको छोटी राजनीति नहीं कहते हैं, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होना है तमिलनाडु में। और बीजेपी तमिलनाडु में एक व्यापक अपने प्रसार की कोशिश कर रही है। उसकी कोशिश है कि हम वहां से कुछ सीटें जीतें और वहां की राजनीति को बदलें। ये जो एंटी इंडिया बातें वहां होती है, कई बार भारत विरोधी बात तक सीमा तक चले जाते हैं और सनातन को डेंगू मलेरिया सब बोलते हैं। आंध्र का जो आपने प्रश्न किया है, देखिए अब आंध्र से तो तमिलनाडु से बीजेपी के अध्यक्ष हो चुके हैं और आंध्रा से बीजेपी के अध्यक्ष पहले हो ही चुके हैं। ऐसा है नहीं पहले से अध्यक्ष नहीं रहे हैं, तो बीजेपी के अध्यक्ष पहले से हो चुके हैं। कर्नाटक के इस समय संगठन महामंत्री हैं। तो साउथ से बीजेपी का प्रतिनिधित्व पूरी तरह है, ये हम नहीं मानते पूरी तरह प्रतिनिधित्व नहीं है। तो जना कृष्णमूर्ति जो अध्यक्ष हुए थे आडवाणी जी के बाद, वो तमिलनाडु से ही थे। वेंकैया नायडू अध्यक्ष हुए वो आंध्र से थे। तो साउथ के अध्यक्ष पहले रहे हैं वहां, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। अब इस समय की परिस्थिति यह है कि क्या सुदर्शन रेड्डी के लिए जो आईएनडीआईए ने कोशिश की है कि शायद जो जनसेना है पवन कल्याण को, या वो जो चंद्रबाबू नायडू है, क्या इनमें परिवर्तन होगा। लेकिन अभी तो हमने जगन मोहन रेड्डी जी का बयान सुना कि हम जो है इनका समर्थन करते हैं सीपी राधाकृष्णन का। अगर ऐसा होता है, और दूसरी बात जो आपने बताई है, संजय राउत का जो बयान था कि एक अविवादित व्यक्ति हैं, और जो प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री के साथ तस्वीर जारी की है, जो उद्धव ठाकरे की देवेंद्र फडणवीस के साथ मुलाकात हुई है, तो क्या इसकी संभावना अभी भी है। मैं कर रहा हूं अध्यक्ष का तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं कहूंगा कि आपसे भी आग्रह करूंगा कि छोड़ दीजिए। नहीं, मैंने वो सवाल सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि देखिए आप माने ना माने, लेकिन ये सब गणित काम करता है। जो कास्ट कैलकुलेशंस हैं, जो आपका प्रतिनिधित्व, राज्य प्रतिनिधित्व कहाँ का है, ये सब ध्यान में रख के पार्टियां चलती हैं। ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जब उनका स्वागत किया गया और प्रधानमंत्री ने स्वागत किया सीपी राधाकृष्णन का, और उसके बाद उन्हें किस तरह से उनका अभिनंदन किया, और अब उपराष्ट्रपति पद के लिए उनका नामांकन भी संपन्न हो गया है।